हेलो एवरीवन। आप सभी का फिजिक्स की एकेडमी में स्वागत है। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले लोग मिलके आप सभी लोगों की आईआईटी जैम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्प करने वाले हैं। उसी रिगार्डिंग हमने यकीन बैच स्टार्ट की है। इस बैच के माध्यम से हम आप लोगों का आईआईटी जैम का कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। आपको डिटेल में थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी, आपसे पीवाईक्यूज करवाए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपके मन में कोई डाउट्स है या जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो डाउट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे। डाउट्स क्लियरिंग ये चीज़ जल्दी ही हम टेलीग्राम पे लॉन्च करने वाले हैं। टेलीग्राम पे हम मीट करके आपको ये सब चीज़ें करवाई जाएंगी। एक दिन रखेंगे हम इसके लिए जहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हर ग्रुप में मैं हूँ, सर है और जो मेरे साथी है जो आपका मैथमेटिकल फिजिक्स करवा रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स करवा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, वो लोग भी हैं। वो आपकी हेल्प करेंगे। आप आपके डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको और कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, आप वो भी क्लियर करवा सकते हैं। अभी जो हमारे 3 कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें से ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, बाकी मेरे 2 दोस्त मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स कवर करा रहे हैं। और इसी रिगार्ड में एक चीज़ और आपसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके लिए कुछ सुझाव होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ वो और अच्छा कर पाऊँ, इसके लिए आपके पास कुछ सजेशंस होंगे, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी होगी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता होगा तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों से हम सबका हौसला बढ़ा सकते हैं। तो अब चलिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम वो करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक फिजिक्स की थ्योरी कंप्लीट की थी, जिसमें हमने अलग अलग जो कंसेप्ट थी, जो थ्योरी थी, जो पोस्टुलेट्स थी, जैसे थॉमसन, अलग अलग मॉडल्स को हमने देखा था। उसके बाद हमने ट्रांजिशन को देखा था। जो आपके जैम के सिलेबस से रिलेटेड था वो सारी चीज़ें उसमें उस लेक्चर में हमने कवर की थी। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेस थे जो फॉर्मूले आपके काम में आ सकते थे, वो उस लेक्चर में हमने बताए थे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एटॉमिक के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम आज देखेंगे। लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी वैरायटी को कवर करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के नहीं लिए हैं। वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने ले रखे हैं इनमें और कैसे क्वेश्चंस बिल्डअप हो सकते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने उठाया है BHU 2010 से कि बोहर रेडियस हाइड्रोजन एटम के लिए
0.53 एंगस्ट्रॉम की है, ये दे रखा है। अब उसने पूछा है कि बोहर रेडियस जो होगी वो हीलियम प्लस एटम के लिए क्या होगी। हमें पता है कि बोहर को जो कंसेप्ट है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमने आयोनाइज कर लिया। अब ये भी 1 इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम बोहर की थ्योरी लगाते हैं तो उसमें जो रेडियस निकल के आती है वो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रहती है। अगर आप इसका बड़ा फॉर्मूला या पूरा फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो ये है बेसिकली कि आर एन जो कि एन पे डिपेंड करता है वो एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वेयर अपॉन पाई एम ई स्क्वेयर, और मैं यहाँ पे ये एन स्क्वेयर बाय जेड अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ जो है ये मेरी कांस्टेंट है। अगर मैं एटॉमिक नंबर जेड का 1 ले लूँ और ये एन की भी वैल्यू 1 ले लूँ तो इसकी वैल्यू मेरे निकल के आती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये एक कांस्टेंट है जिसे आप बोहर कांस्टेंट भी कह सकते हो। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रेडियस है मेरी वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो मास पे, दूसरा नंबर, कौन से नंबर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एटॉमिक नंबर पे। अब यहाँ पे इसने कहा है कि ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब है कि एन मेरा कांस्टेंट हो गया और इलेक्ट्रॉन ही लिया है तो मेरा मास भी कांस्टेंट हो गया। तो मेरा जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होगा। अब यहाँ से ये सीधा रेशियो आप लिख दीजिए। इसको रीअरेंज करके जब आप सॉल्व करते हो तो आपकी रेडियस निकल के आती है 0.265, जिससे आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी। अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो आपको यहाँ पे ये बोल दे। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा था हीलियम प्लस, हीलियम की जगह पे ड्यूटेरियम लिख सकता है, पॉजिट्रोनियम लिख सकता है, उसके बाद में यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है जिससे सेम रेशियो वो पूछ सकता है कि कैसे होगा क्या होगा। एक चीज वो और पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट लिखा था, वो बोल सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो है वो ट्रांजिशन हुआ है, अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस बताओ। एन की जगह पे हम 2 रख देंगे। ठीक है, इस टाइप पे इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन सकता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये BHU 2013 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन सीरीज जो है वो हमें मिल रही है कि जो एक लेवल है N1 से N2 में जब हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें हमको पार्शियल सीरीज दिखाई दे रही है। तो अब मेरी N1 और N2 की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन सीरीज के लिए आपको सीधे बी पे टिक करना है, जहाँ पे पूरा ट्रांजिशन जो होता है वो थर्ड में होता है कि 4 5 6 जो भी आगे की लेवल से एनर्जी लेवल उनसे सीधा वो 3 में आके आखिरी इलेक्ट्रॉन आ जाता है जहाँ पे 3 में ट्रांजिशन होता है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन वो क्या कर सकता है, पार्शियल की जगह पे वो लाइन बोल देगा, हो सकता है वो फंड बोल देगा, हो सकता है बाल्मर बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। तो उस हिसाब से आपका N1 और N2 चेंज होगा, बाकी यहाँ पे वो कुछ नहीं पूछेगा। वो इसमें और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फा ट्रांजिशन हुआ है, तो मतलब अगर पार्शियल सीरीज की अल्फा सीरीज क्या होगी, 4 से 3 में चला जाएगा वो। बीटा सीरीज बोल देगा तो 5 से 3 में आ जाएगा। गामा सीरीज 6 से 3 में आ जाएगा। अगर एब्जॉर्प्शन बोलता है तो और होगा, इमिशन होगा, लेकिन ये चीज जो है ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, या तो 3 से 4 जाएगा एब्जॉर्प्शन में, इमिशन में 4 से 3 चला जाएगा। ये वर्ड्स का आप ध्यान रखना।
अगर एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेसिफिक नहीं है तो इमिशन ही कंसिडर कर देना। इसके बाद सेम 2014 बीएचयू का ही क्वेश्चन उठाया है, जिसमें बोलता है कि जो स्पेक्ट्रम है वो विजिबल रीजन में मेरा लाई कर रहे हैं, और ये 3-4 सीरीज दे रखी थी। तो सीधे बाल्मर सीरीज जो है, जो कि सबसे पहली स्पेक्ट्रल सीरीज है जो 1885 में आई थी, ये सीरीज विजिबल रीजन में लाई किया था। बस ये आपका आंसर होगा। अगर वो विजिबल की जगह पे यहाँ पे यू भी बोल देता तो आपका आंसर लाइमन हो जाता। अगर वो यहाँ पे इंफ्रारेड बोलता, नियर इंफ्रारेड बोलता, नियर आया, फार आया, तो उस रिगार्डिंग आपका पैशन या ब्रैकेट कोई एक बन जाता। जब उसने विजिबल बोला है तो आपका आंसर होगा बाल्मर। उसके बाद ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको जो फर्स्ट बोर ऑर्बिट है जहाँ पे आपकी आर की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम आती है, या फिर और एक्यूरेट में 5 to 9 एंगस्ट्रॉम रहती है, ये वैल्यू आपको याद करने के लिए बोला था मैंने। तो BHU 13-14 में बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा था कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट क्या होगी हाइड्रोजन एटम के लिए। ये तो एकदम रटा रटाया क्वेश्चन था कि जहाँ पे सीधे आपको टिक करना था। अब यहाँ पे वो अगर आपके साथ खेलना है थोड़ा सा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की जगह पे सेकंड बोर ऑर्बिट बोल सकता है, या अगर सीधा सेकंड नहीं बोलना है, फर्स्ट एक्साइटेड बोल देगा और कुछ भी नहीं करेगा। जब रदरफोर्ड स्कैटरिंग में बता रहा था तो मैंने एक चीज बोली थी कि इम्पैक्ट पैरामीटर वाला जो क्वेश्चन है वो बीएचयू में आया था, वो यही क्वेश्चन है जो बीएचयू 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा था कि इम्पैक्ट पैरामीटर जो है बी मेरा वो 0 है, और अब मुझे जो है डिफ्लेक्शन एंगल थीटा इसकी वैल्यू बताओ। बस सीधा हमने, वैसे इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला आता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड आता है, बट मैंने एक चीज बोली थी कि कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन आप देख लो, उस अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो कॉट के ऊपर डायरेक्टली रिलेट करता है। बाकी कांस्टेंट को आप छोड़ दो, कांस्टेंट को कुछ भी ले सकते हो आप। अब इम्पैक्ट पैरामीटर बी 0 है, इसका मतलब मेरा, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो वो 0 नहीं होगी मेरी, तो कॉट ही मेरा 0 हो सकता है। बस यहाँ से इक्वेट करके मेरा आंसर आ गया कि जो डिफ्लेक्शन एंगल होगा वो होगा मेरा पाई। अब यहाँ पे वो आपसे कुछ और भी कंडीशन दे सकता है, या तो इसको 0 बोल सकता है या इसको इन्फिनिटी बोल दे। ये इनफाइनाइट है मेरा, ये इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है कि मेरा कॉट थीटा बाई 2 जो है वो इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट मेरा आएगा 0 पे। कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट 0, इसका मतलब थीटा मेरा 0 होगा। 0 डिग्री बोल दो, 0 रेडियन बोल दो, ये आंसर आ जाएगा। ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है, बीएचयू ने सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि टीआईएफआर से उठाया गया है। टीआईएफआर 2013 में ये क्वेश्चन आया था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में उसकी वेलोसिटी है वीएच, और एक पॉजिट्रोनियम का इलेक्ट्रॉन है वो भी ग्राउंड स्टेट में है, अब उसकी वेलोसिटी है वीपी। अब वीएच और वीपी के बीच में क्या रिलेशन होगा ये पूछा था उसने। तो जब हम उसका फॉर्मूला देखते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है ई स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू जेड बाय एन। इसका मतलब वेलोसिटी जो है मेरी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड कर रही है। इन दो ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास या फिर बाकी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही है। तो पॉजिट्रोनियम के केस में मेरा z जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दोनों ही ग्राउंड स्टेट में है, मेरा n भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, vp इज इक्वल टू vh, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे खेल खेलने के लिए बस ग्राउंड स्टेट की जगह पे एक्साइटेड स्टेट लिख दें, बाकी कुछ नहीं।
हो सकता है कि वहां पे वो वेलोसिटी की जगह पे रेडियस पूछ ले, रेडियस की जगह पे फ्रीक्वेंसी पूछ ले, फ्रीक्वेंसी की जगह पे एनर्जी पूछ ले। इन्हीं दो चार वर्ड्स के अंदर क्वेश्चंस बना सकता है, बाकी इसमें और टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन सकते। इसके बाद ये एक क्वेश्चन था जो कि जेस्ट में 2012 में पूछा गया था कि बाइंडिंग एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब पॉजिट्रॉनियम के केस में क्या होगा। जो क्वेश्चन ऊपर किया था ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि एनर्जी का ये डिटेल इक्वेशन। अब मेरा z यहाँ पे कांस्टेंट है, दोनों ग्राउंड स्टेट में है, तो वेरी मेरा खाली मास हो रहा है। पॉजिट्रॉनियम के केस में मास जो होता है वो mh/2 होता है। दोनों की वैल्यूज डाल दी, आपका आंसर सीधा ए निकल के आया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था कि अब क्या होगा अगर जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दूं मैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से रिप्लेस कर दूं क्या होगा। जिसमें ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अब लाइटर होगा, हेवियर होगा, क्या होगा। 13-14 में शायद ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए थे, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने जेएनयू से लिया है कि यहाँ पे सिंपल बोहर मॉडल को कंसिडर किया है जहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब उसने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर ट्रांजिशन किया है, तो अब मुझे उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि ईएम रेडिएशन बाहर गया होगा। हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो एन की जगह पे अगर मैं 1 लिखूँ तो मेरा ग्राउंड स्टेट आएगा, 2 लिखता हूँ तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा, 3 लिखता हूँ तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट आएगा। तो इसी फॉर्म में मैंने ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकाली। अब जो बोहर का तीसरा पोस्टुलेट था कि जब भी ट्रांजिशन होगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो एच न्यू के बराबर रहेगी, उसको मैंने यूज किया। जब उसको यूज किया और यहाँ पे मैंने वैल्यूज को मैथमेटिकली डाल के सॉल्व किया तो मेरा आंसर आता है ये। बट 1.22 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर 10⁻², सेंटीमीटर 1 मीटर इतने सेंटीमीटर्स का होता है, उसका यूज करके मेरा आंसर ये बन गया जो कि मेरे ऑप्शन में था। अब यहाँ पे इन्होंने लैम्डा पूछ लिया था, वो हो सकता है कि आपसे न्यू पूछ ले। इसमें एक चीज और है, जब हमने मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट देखा था वहां पे एक चीज देखी थी, एच न्यू जो है वो ईवी के बराबर आता है, या एच सी बाय लैम्डा जो है वो ईवी के बराबर आता है, ये रिलेशन जो है। तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये ट्रांजिशन वगैरह हो गया, अब वोल्टेज बताओ कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। आप इन रिलेशंस लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये एक और अच्छे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब ये डीयू ने तो काम काफी आसानी कर दिया था 2018 में कि हाइड्रोजन जैसा एटम था, उसके बाद न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाउंड भी था, प्रोटॉन के नंबर जेड दिया था, ए नॉट जो होता है उसकी वैल्यू दे रखी थी, और ये सब चीजें दे रखी थी। उसने पूछा था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। बस आपको ये पता है कि वेलोसिटी जो है जेड के डायरेक्ट एन के इनवर्स रिलेशन में है। ऐसा ऑप्शन इसमें जेड के प्रोपोर्शन में नहीं है, यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर में, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। अब रेडियस जो होती है एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होती है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गया, ये ऑप्शन आपका जो है सही था। सीधे फॉर्मूला पूछ लिया डी ने, कुछ भी घुमाया नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। और ये एक क्वेश्चन जो है ये काफी बार आया था, मतलब बीएचयू में तो 2 बार आ गया ये क्वेश्चन कि जो रेडबर्ग कांस्टेंट होगा उसके लिए क्या सही है, कि क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करता है,
क्या मास और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता? क्या ये प्लैंक कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता? तो आप लोगों को पता है एक चीज कि मेरा आर जो होता है, ये आर बेसिकली आर इज इक्वल टू एम ई टू द पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब। तो यहाँ से देखिए कि प्लैंक कांस्टेंट जो है वो एच के ऊपर डिपेंड है, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। मास भी आ रहा है और चार्ज भी आ रहा है, सी वाला ऑप्शन भी गया। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी डायरेक्टली। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ये 2 बार पूछा गया था क्वेश्चन बीएचयू के अंदर, और ये एक जैम का काफी अच्छा सा क्वेश्चन था। जब मैं ट्रांजिशन बता रहा था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कंसेप्ट क्या होता है। तो उसी को लेके आईआईटी जैम में 2015 में ये एनएटी क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर उसने पूछा था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, इनका रेशियो जो होगा वो कैलकुलेट करके कुछ डेसिमल डिजिट में इसका आंसर बताओ। तो बस आपको ये सीधा ट्रांजिशन का फॉर्मूला पता है। आपने लाइमन के लिए फाइनल जो होगा वो 1, इनिशियल जो होगा वो 2, क्योंकि लॉन्गेस्ट है। बाल्मर के लिए इनिशियल 2, फाइनल 3। अगर वो यहाँ पे मतलब गलती से नहीं जानबूझ के वो ये बोलते कि लाइमन की लॉन्गेस्ट और बाल्मर जो होगा उसकी शॉर्टेस्ट, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब शॉर्टेस्ट पूछेगा तो ये जो फाइनल वाला है एन आई एन एफ, इसको आप सीधा इन्फिनिटी ले लेंगे जब भी शॉर्टेस्ट पूछेगा, और आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो दोनों लॉन्गेस्ट ही पूछे थे, तो आपने सीधा दोनों का रेशियो लेके आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपको डेसिमल के कितने पॉइंट्स तक आंसर चाहिए। जैसे वहां पे लिखा होगा कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपको आंसर लिखना है, तो आप बस इतना लिख के आएंगे 0.185। आगे आपका क्या आता है उसको छोड़ दीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा वेरिएशन आता होगा, कोई अगर इसको जैसे 1.33 बाय आर अपॉन, इसको अगर मुझे करना है तो यहाँ पे 7.2 बाय आर 7, इस वे से अगर कोई कर रहा होगा तो इसका आंसर कुछ और आएगा। कोई इस फॉर्म में कर रहा होगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो इसकी रेंज वो 0.8 से लेके 0 पॉइंट, ऐसे भी वो रेंज डिफाइन कर सकते हैं। इसके बीच में जो आंसर होगा वो सही होगा। तो रेंज की आप उतनी टेंशन ना करना, जितना उसने बोला है कि डेसिमल के बाद कहाँ तक लिखना है आप लिख के आ जाना, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस थे कि जो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही एंट्रेंस एग्जाम से क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है। हर क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप्स आपसे डिस्कस किए हैं। इसके बाहर से कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे कुछ कंसेप्ट मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी और माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। और भी कुछ क्वेश्चंस थे जैसे आर इन्फिनिटी एंड आर एम, इनके बीच का रिलेशन पूछा था, शायद ये नेट में पूछा था। और बाकी क्वेश्चंस तो ज़्यादा पूछे नहीं थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड पूछे गए थे बीएचयू के अंदर, जैम में नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये चीज़ जब आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोर्स आएगा उसके अंदर आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो लोग आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको वो चीज़ आप स्किप करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो जैम का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पढ़ना है
तो इसके लिए एक कोर्स आ जाएगा आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी और लेजर से रिलेटेड होगा। उसके अंदर आपसे वो सारी चीजें करवाई जाएंगी। तब तक के लिए आपको जितना मैंने एटॉमिक का बताया है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ चीजें बोल दूं कि जैसे मैंने मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक ये दो पार्ट खत्म कर दिए हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्वांटम इफेक्ट, एक्सरे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, उसके बाद में डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस, ये सारी चीजें, और एटॉमिक का पूरा ही एटॉमिक, ये सारी चीजें मैंने अब तक कवर करवा दी है। इनके सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके कोई डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी, आप अगर पीवाईक्यूज कर रहे होंगे या किसी मटेरियल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी व्हाट्सएप पे हैं तो आप तब भी पूछ सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट अलग अलग ग्रुप में हुई, नहीं तो आप नीचे कमेंट में कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। तो तब तक आज के लिए तो हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, और मिलते हैं अगले वीडियो में।